ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो दो टर्म्स हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि सारी पावर एक ही जगह पे आ रही है, और डिसेंट्रलाइजेशन में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फ्योल ने अपना ओपिनियन दिया है, दैट शुड बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उनका मानना है कि सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। कि हमें पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड भी नहीं करना चाहिए, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज भी नहीं करना चाहिए, कि सारी पावर एक ही हाथ में भी नहीं रखनी चाहिए और सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करनी चाहिए। वो कह रहा है कि आपका जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है ना, दैट शुड बी इफेक्टिव, कि जहां जरूरत है वहां पावर अपने पास रखी जाए, और जहां पर आप टास्क को अलॉट कर रहे हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ पावर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की जाए। आपके घर में एसी होता है ना, सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि एक ही जगह कनेक्शन होता है, एक ही एसी होता है, उसकी कूलिंग सब जगह जाती है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन जहां पर जो पावर है वो अलग अलग होती है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है कि जो मैनेजर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो टॉप लेवल वर्कर्स हैं, उनका क्या मानना है? वो कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए तब तक जब तक पॉलिसीज फ्रेम होती हैं, प्लान्स फॉर्म होते हैं, और हम अपनी सारी गाइडलाइन सेट करते हैं, वहां तक हमारा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। बट उसके बाद जब हम अपने मैनेजर्स को टास्क अलॉट करते हैं, जब हम वर्क को डिवाइड करते हैं, वहां पर थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, ताकि वो आगे अपने डिसीजन के लिए कुछ पावर रखें और उसके रिलेटेड जो भी उन्हें आंसर्स देने हैं, जो भी उन्हें प्लान्स करने हैं, वो फॉलो करें। जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि जो प्लान्स पॉलिसीज की फॉर्मेशन है वो हम टॉप लेवल तक रखते हैं, उसका सेंट्रलाइजेशन रहता है। बट आगे जब हम टास्क मैनेजर्स को दे देते हैं, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स फंक्शन, हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम पावर दे देते हैं कि अगर कुछ परचेज करना है तो ये पावर परचेज डिपार्टमेंट के पास होती है कि वो खुद परचेज कर ले। अगर किसी एम्प्लॉय को लीव देनी है तो ये एचआर कर सकता है, उसके लिए बार बार उसे अपने टॉप लेवल से पूछने जाने की जरूरत नहीं होती। तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि वर्कलोड जो है सुपीरियर्स का वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर एक एम्प्लॉय को लीव देने के लिए भी हम सुपीरियर के पास जाएंगे तो उसका वर्कलोड कितना बढ़ जाएगा। आप एग्जीक्यूटिव्स जो आपके सीईओज हैं उनके पास थोड़ी जाओगे ये पूछने। ऐसे टास्क तो डिसेंट्रलाइज किए जाते हैं कि ये डिसीजन मैनेजर्स अपने पार्ट पे, इवन टीम लीडर्स लेते हैं, मैनेजर्स भी आगे उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, बेटर एंड क्विक डिसीजन, हर किसी के पास अपना अपना टास्क अलॉट हो गया, जहां पर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो पॉलिसीज फ्रेम करनी है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, प्लान्स बनाने हैं, वो टॉप लेवल के पास है, और जो छोटे छोटे काम है वो हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, तो काम जल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा। इंक्रीज इन द एनकरेजमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, अब किसी को आप थोड़ी सी भी पावर देते हो ना तो वो मोटिवेट तो होगा, एनकरेज तो होगा कि इतने डिसीजन मैं खुद ले सकता हूँ। तो वही है कि अगर आप सेंट्रलाइज करोगे, आप कहोगे कि हर काम मुझसे पूछ के करो, तो उसे लगेगा कि मेरी तो अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। बट अगर आप डिसेंट्रलाइज करते हो, उन्हें थोड़ी बहुत पावर देते हो, तो वो एनकरेज होकर के अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बट अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते हैं, इसका वॉयलेशन करते हैं, इन पॉलिसीज का, इस तरीके के फंक्शन का, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट होगा? अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर, जहां पर उनका वर्क डिवाइड हो रहा था, जल्दी हो रहा था, वो अननेसेसरी उनके ऊपर लोड डालेगा, और अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तो लोड बढ़ जाएगा, और पूरा डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे, सारी पावर ही सबऑर्डिनेट्स को दे देंगे, तो सबऑर्डिनेट्स का लोड बढ़ जाएगा, और सबऑर्डिनेट्स के पास इतनी पावर, इतनी उन्हें एबिलिटी नहीं होती कि वो बड़े बड़े डिसीजन ले सके। यही डिफरेंस रह जाता है टॉप में और लोअर लेवल में, कि टॉप लेवल के पास इतनी एबिलिटीज होती है, इतनी स्किल्स होती हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर सके, अपने प्लान्स पॉलिसीज बना सके। सबऑर्डिनेट्स इतने स्किल्ड, इतने हाईली एफिशिएंट नहीं होते, इसलिए पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन द एनकरेजमेंट। अगर हमने बात की है कि हम उन्हें अथॉरिटी देंगे, पावर देंगे, तो वो एनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे, बट अगर हम बिल्कुल नहीं देंगे तो उनकी एनकरेजमेंट कम हो जाएगी, उनका मोटिवेशन कम हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट स्केलर चेन। आपको स्केलर चेन तो है, आपको चेन वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। चेन क्या होती है? जब कोई भी काम एक फ्लो में होता है, एक कड़ी बंधी हुई होती है,
वही यहाँ पर फॉलो किया गया है। जो फ्योल का ओपिनियन है, उनका मानना है कि जो वर्क है ना, वो एक सिस्टमैटिक वे में एक चेन में चलना चाहिए, कि जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स की एक चेन होनी चाहिए, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसमें उनका कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, और जो टास्क अलॉट होंगे टॉप टू बॉटम, या फिर सबऑर्डिनेट्स की कुछ भी ग्रीवियंसेस होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, वो बॉटम टू टॉप फ्लो करने चाहिए। जैसा आप इस एग्जाम्पल में भी दे सकते हो कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे आपके जो एम्प्लॉयज हैं वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल पे वर्क कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ए बी से कनेक्टेड है, बी डी से, डी एफ से, ऐसे ही यहां पर ए सी ई और जी से कनेक्टेड है। तो अगर डी को कोई प्रॉब्लम है, उसे कुछ प्रॉब्लम शेयर करनी है या उसके कुछ क्वेश्चन है, तो डी डायरेक्ट ए के पास नहीं जाएगा, डी पहले बी के पास जाएगा, बी उसकी प्रॉब्लम को या उसकी ग्रीवियंसेस को या कोई भी उसका क्वेश्चन है उसको आगे ए तक फॉरवर्ड करेगा। ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं होता कि एफ सीधा जाके ए को बात करेगा। ऐसे तो कोई भी जाके मैनेजर के पास खड़ा हो जाएगा, कोई भी जाके सीईओ के पास खड़ा हो जाएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता। एक चेन फॉलो की जाती है जहां पर कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक वे में होता है। और इनका मानना है कि कई बार क्या होता है कि जो सेम लेवल पे लोग वर्क करते हैं, जैसे एफ और जी कर रहे हैं, जो एक सेम लेवल पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो लोअर लेवल है या मिडिल लेवल है, इनके पास एक अथॉरिटी होती है, इनके लिए एक चेन बनाई जाती है जहां पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, दैट इज योर गैंग प्लैंक। यहां पर तो हम एक लेडर फॉलो कर रहे हैं, जैसे स्टेयर्स होती है ना, वो चीज। लेकिन गैंग प्लैंक क्या कहता है कि कई बार सेम लेवल के एम्प्लॉयज को आपस में कुछ डिस्कशन करना हो तो दैट इज अलाउड, जैसे ये आपस में कर सकते हैं सेम लेवल पे। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन होता है और बॉटम टू टॉप भी होता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? फ्लो ऑफ ऑर्डरली इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक ऑर्डर में जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक आपका एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, सबऑर्डिनेट लोअर लेवल पे वर्क कर रहा है, वो सीधा जाके टॉप लेवल को कोई बात बता रहा है, वो आगे अपने सबऑर्डिनेट जो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो उससे पूछ रहा है कि आपका सबऑर्डिनेट तो मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके आया है, और मैनेजर को पता ही नहीं है कि ये बात आगे तक पहुंच गई है। ये गलत होता है। अगर आप अपने स्कूल में भी देखते हो कि जब स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जाते, पहले वो अपने टीचर को बताते हैं या फिर किसी डिपार्टमेंट के हेड को बताते हैं, वो आगे जाके सीनियर अथॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। और प्रिंसिपल आके खुद हर बच्चे को नहीं बताते क्या क्या करना है, प्रिंसिपल्स अपने ऑर्डर्स इश्यू करते हैं, अपने जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी उनसे रिलेटेड सर्कुलर्स होते हैं, वो इश्यू करते हैं, जिन्हें आगे उनके लो लेवल पे वर्क करने वाले, चाहे वो डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं या टीचर्स होते हैं या जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को आगे फ्लो करते हैं। वही ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, ठीक है। एक ऑर्डरली फ्लो होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। अगर ऐसा होगा तो बेटर रिलेशंस होंगे बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट ऑफ और अथॉरिटी। अब वही बात आती है, यहाँ पर आप अथॉरिटी को रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, अगर किसी की पावर को रिस्पेक्ट दोगे, इज्जत दोगे, तो रिलेशंस भी अच्छे होंगे, वरना सब बराबर हो जाएंगे, कौन बड़ा कौन छोटा, कंपनी का हेड भी वही उसी लेवल पे आ जाएगा और वर्कर्स भी उसी लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता वायलेटिंग इफेक्ट, डिसऑर्डरली फ्लो, प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, ऑर्डर में नहीं होगा, कभी ए डी के पास जा रहा है, डी जी के पास जा रहा है, एफ आई के पास जा रहा है, कोई फ्लो नहीं, किसी को पता ही नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन टाइम। जो इंफॉर्मेशन एक टाइम पे ए से बी या बी से डी पे जाती, वो इंफॉर्मेशन पता ही नहीं, जब जानी थी तब तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि ए ने ई को बता दी, ई ने एफ को बता दी, और जिस डी को आंसर देना था उसको पता ही नहीं, क्योंकि कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज स्केलर चेन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर, नाम बता रहा है ऑर्डर, हर काम एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। आप जब घर में कुछ काम करते हो, खाना भी बनाया जाता है, तो सीधा जाके किचन में पहले आप डिश रेडी करके किसी को नहीं दे सकते। आप पहले क्या करते हो, कुछ भी बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें मार्केट से लेके आते हो, उन्हें चॉप करते हो, उन्हें कुक करते हो,
फिर सर्व करते हो। डायरेक्ट तो कोई सर्व नहीं कर सकता, जब तक परचेज नहीं होंगे तब तक कुकिंग नहीं हो सकती, और कुक नहीं होगा तो आप किसी को रॉ मटेरियल तो सर्व नहीं करोगे ना। वही बिजनेस में है कि सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर हमारे मटेरियल का, हमारे फिजिकल रिसोर्स का भी होना चाहिए, ऑर्डर हमारे ह्यूमन रिसोर्स का भी होना चाहिए। क्या मतलब है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीवन, एंड एवरीथिंग शुड बी इन हिज और हर प्लेस। ये ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है ऑफ मैन एंड मटीरियल। ये मैन एंड मटीरियल वही है जहां पे मैंने आपको दो रिसोर्स के बारे में बताया, फिजिकल मटीरियल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो ये कहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड एट देयर प्रॉपर प्लेस, और हर किसी की अपनी जगह होनी चाहिए। जैसे अगर हम गुड्स की, फिजिकल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो हर किसी का सिस्टमैटिक वे होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए कि यहाँ हमारा रॉ मटेरियल है, यहाँ पे प्रोसेस्ड गुड है, या हमारा फिनिश्ड गुड है। और ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो वो भी एक ऑर्डर में वर्क करने चाहिए कि ये टॉप लेवल है, ये मिडिल है, ये लोअर लेवल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं पे भी बैठ के वर्क कर रहा है, नो। हर किसी का एक वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक प्लेस होनी चाहिए जहां पर वो अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ठीक है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है इसका? कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज की कोई प्रॉपर प्लेस ना हो, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास वो रॉ मटेरियल रखा भी है। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरे गोडाउन में रह गया, हमें याद नहीं रहा। ऐसा नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि अपने रिसोर्सेज का हम एफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, वेदर फिजिकल और ह्यूमन, तो उनकी प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, वो सही जगह पर होने चाहिए और हमेशा वहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज यहाँ है कल कहीं और। अंडरस्टूड? तो दिस विल लीड टू कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट, नो लॉस ऑफ टाइम इन ट्रेसिंग द रिसोर्सेज। टाइम की वेस्टेज नहीं होगी ट्रेस करने में कि वो कहाँ रखा है, यहाँ कहाँ रखा है। आपको भी आपके पेरेंट्स ये सजेस्ट करते हैं ना कि अपनी सारी जो भी आपके गुड्स हैं, जो भी आपकी यूटिलिटीज हैं, जो भी आपका सामान है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर जगह पे रखा करो। मम्मी बोलती है ना कि भाई मुझसे क्यों पूछते हो, जब कहा था कि ध्यान से संभाल के रखो, अपने सामान का खुद ध्यान रखा करो। वो क्यों कहा जाता है कि हर चीज को अगर सही जगह पे रखोगे तो टाइम पे मिलेगी, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे और पता नहीं कि मैंने वो नोटबुक कहाँ रखी थी, किचन में रखी थी या स्टोर रूम में रखी थी। ठीक है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग। अगर वायलेट करते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, क्या होगा? मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। पता ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, उसका अननेसेसरली यूज हो जाएगा, कुछ अनयूज रह जाएगा, किसी का मिसयूज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज हाइट ऑफ डिसऑर्डर। इस हद तक डिसऑर्डर हो जाएगा कि बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। अगर नोटबुक गुम हो गई तो दोबारा बनाना इतना इजी नहीं होगा। जो इतनी मेहनत करके वो नोटबुक प्रिपेयर की होगी ना, बहुत दुख होगा कि कहाँ गई, गुम हो गई, दोबारा कैसे बनाएं। वही ऑर्गेनाइजेशन के साथ है कि इतना सारा काम कर लिया, सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना वर्क कर रहे हैं, किसी एक की गलती की वजह से गोल अचीव नहीं होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज प्रिंसिपल नंबर 11, इक्विटी। इक्विटी, हम तो इक्विटी इक्वालिटी की बात सभी करते हैं, घर में भी होती है, बाहर भी होती है, इंस्टीट्यूशंस में भी होती है, हॉस्पिटल्स में भी होती है, स्कूल्स में भी होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। इक्विटी मींस सब क्या होने चाहिए? इक्वल। आप देख रहे हो यहाँ पर ये इक्विटी कैसे शो किया गया है कि यहाँ पर इन दोनों को सब कुछ विजिबल है, बट यहाँ पर क्योंकि ये छोटे हैं या डिसेबल्ड हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे अरेंजमेंट किए जाने चाहिए कि उन्हें भी इक्वली सब कुछ विजिबल हो। हमारी गवर्नमेंट भी, इवन चाहे हमारे कोई प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या हमारे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सबके लिए अरेंजमेंट्स इक्वल किए जाते हैं। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके लिए वैसे अरेंजमेंट किए जाते हैं कि वो काम कर सके। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल है वो भाग के काम कर सकता है, उसने कर दिया तो उसे हम अच्छा रेम्यूनरेशन देंगे या उसे हम अच्छे इंसेंटिव्स दे देंगे। अगर कोई डिसेबल्ड है वो नहीं जा सकता तो उसके लिए हम वैसे अरेंजमेंट्स करेंगे। वो इक्वालिटी है। हम कंपैरिजन एबिलिटीज के बेसिस पे करते हैं। हम जब कोई दो लोगों का कंपैरिजन है ही नहीं तो उनके बीच में कंपटीशन कर ही नहीं सकते। ठीक है,
So according to this principle, managers should treat their subordinates as fairly possible so that they develop a feeling of dedication. अगर फेयर ट्रीटमेंट होगा सबके बीच में तो वो उतनी ही डेडिकेशन के साथ काम करेंगे. अगर आप कंपैरिजन करोगे, आप फेयर ट्रीटमेंट नहीं दोगे कि ये तो मेरा जान पहचान का है, इसको मैं ज्यादा काम दे देती हूँ या मैं इसको ज्यादा रेम्यूनरेशन दे देती हूँ, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, चाहे वो काम अच्छा कर रहा है तो मैं उसे कम रेम्यूनरेशन दे देती हूँ, तो ये फेयर नहीं होगा. यहाँ पर इक्विटी नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन में सबको ट्रीटमेंट कैसा मिलना चाहिए? सेम. ठीक है. तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इंक्रीज द सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन. वो इतना ही लॉयल होगा जब आप सबको बराबर रखोगे, चाहे वो आपका क्लोज वन है, आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है या कोई अननोन है. जो जैसा काम कर रहा है आप उसे वैसा ही ट्रीटमेंट दोगे तो ये लॉयलिटी भी इंक्रीज होगी. जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करेगा. स्किल्ड एम्प्लॉय ट्राई टू इंप्रूव अपॉन देयर स्किल. अब स्किल्ड एम्प्लॉय है, आपने सबको उनकी स्किल्स और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग टास्क दे दिया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं. अगर आप उनकी स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश करोगे, आप उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनके साथ ट्रीटमेंट करोगे तो वो और बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने उनकी स्किल्स को इंपॉर्टेंस दी, आपने उनके एबिलिटीज और उनके काम को इंपॉर्टेंस दी. ठीक है. अगर फॉलो नहीं करते हैं, अगर इक्वालिटी नहीं रखते तो क्या होगा? स्किल्ड वर्कर्स लूज कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स. कि वो वर्कर्स जो हैं जिनके ऊपर हम वर्क कर रहे थे, जो इंप्रूव कर रहे थे, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, क्योंकि हमने तो अपने पर्सनल जिसके साथ रिलेशंस अच्छे हैं उसके साथ अच्छा डील किया है, उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया है. तो यहाँ पर स्किल्ड अनस्किल्ड का तो कोई मैटर ही नहीं रह जाता ना, यहाँ तो हमारे पर्सनल टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी. उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है. एक पॉइंट यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करना था कि जो ये इक्वालिटी और इक्विटी दो टर्म्स है ना, ये डिफरेंट है. इक्वालिटी इज कि सब इक्वल है, जैसे हम कहते हैं ना मेल फीमेल इक्वल है. यहाँ पर ये इक्वालिटी है कि सब इसी स्टूल पे बैठेंगे चाहे कोई कैसा भी है. बट इक्विटी क्या कहती है कि जो हम रिसोर्सेज उनको अवेल करा रहे हैं, जो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल यूज है, वो सबके लिए सेम होना चाहिए. कि इनकी हाइट अच्छी है, ये खड़े होके देख पा रहे हैं, इनकी छोटी है, इन्होंने इनका स्टूल ले लिया, और ये इतने छोटे हैं कि ये डिसेबल्ड है, इनसे खड़ा ही नहीं हो जा रहा, तो इनके लिए हमने प्रॉपर स्टेयरकेस लगाया हुआ है. ठीक है, हाई लेवल. तो इक्वालिटी इज कि सबको इक्वल ट्रीट करना है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है. बट इक्विटी इज कि जिसकी जैसी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना. ठीक है. आप किसी एक छोटे बच्चे को किसी एक मैच्योर पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हो तो दैट इज नॉट इक्विटी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज अ केस स्टडी. हमने जो अब तक प्रिंसिपल्स रीड किए हैं उससे रिलेटेड हम एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं. कारपेट मेकिंग एक बिजनेस सेटअप किया है सूरज ने. सिंस द कंपनी वाज मेकिंग हैंडमेड कारपेट एज वेल एज मशीन मेड. देखिए दो तरीके के कारपेट हैं, हैंडमेड एंड मशीन मेड. देयर वर लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज ओवरलैप कर रही हैं कि उधर भी काम चल रहा है, उधर भी काम चल रहा है. So production manager advised there should be two separate divisions for both of them. दो अलग अलग डिवीजन बना देने चाहिए, एक हैंडमेड का, एक मशीन मेड का, ताकि ओवरलैपिंग ना हो. हैंडमेड का अलग चले, मशीन मेड का अलग चले. Wherein each division should have its own in charge plans and execution. कि अगर हम मशीन मेड या हैंडमेड की बात कर रहे हैं, उनका अलग इंचार्ज हो, उसका अलग इंचार्ज हो, उनके अपने प्लान्स हो, अपनी एक्टिविटीज हो. अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो ओवरलैप होता है, कंफ्यूजन होता है, और अलग अलग करते हैं तो टाइमली वर्क होता है. तो यहाँ पर हमने कौन से प्रिंसिपल की बात की है? जहां पर हमने दो डिपार्टमेंट्स में, दो प्लान्स में, दो डिविजन्स में उन्हें बांट दिया है. दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. हमने अपनी प्रोडक्शन को अलग अलग डायरेक्शन दे दी है. दोनों प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, दोनों प्रोडक्शन जो भी हमारे कारपेट्स थे उन्हें अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि उनके डायरेक्शन में यूनिटी हो. एक मशीन मेड और एक हैंडमेड. यहां पर फोकस कीजिए. देयर शुड हैव इट्स ओन इन चार्ज ऑफ प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन. उसका अपना, किसका? हैंडमेड का, एंड मशीन मेड का अपना. यहां पर होगी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में जाएंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी. ठीक है.